हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद काजल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स या फिर रूल्स के जो है पार्ट 2 की। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप उसको भी ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें मैंने बता चुकी हूँ सारी चीज़ें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो कहाँ काम आते हैं और हम इन्हें कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखना ज़रूरी है। आप उसे देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला वीडियो, ठीक है। इस वीडियो में मैं जो है बचे हुए 7 कॉन्सेप्ट्स को आपको बताऊंगी। अपने लास्ट वीडियो में दैट इज पार्ट 1 में मैं आपको स्टार्टिंग के 6 कॉन्सेप्ट्स बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 7th कॉन्सेप्ट से, ठीक है, विच इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड एंड नॉट व्हेन इट इज received. For example, if sale of goods is done in March 2017 and revenue is received in May 2017, then the revenue will be recorded in the month of March 2017. देखिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी बिजनेस को रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, जो किसी भी बिजनेस में अगर कोई रेवेन्यू मिला है तो क्या होता है कि जब मिला है वो तब नहीं रिकॉर्ड होगा, जब रिकॉर्ड होगा जब वो ड्यू हो चुका है। जैसे कि मैं और सिंपली बता देती हूँ, सपोज क्या कहते हैं कि हमारे बिजनेस ने जो है क्रेडिट सेल्स की, ठीक है, क्रेडिट यानी उधार पे अपना जो प्रोडक्ट है, आइटम्स है, उसको सेल किया, गुड्स को सेल किया। तो सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है मार्च 2017 में, सपोज हम लेट कर लेते हैं, हमने 20,000 का माल सेल किया, ठीक है। तो हम जो है हमारा जो रेवेन्यू है वो ड्यू तो हो ही गया, हमें इनकम तो मिलेगी, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। 20,000 रुपये का हमने माल किसी को अगर दिया है तो 20,000 तो हमें मिलेंगे। तो हम उसको 20,000 रुपये को अकाउंट्स में जो है मार्च के महीने में ही रिकॉर्ड कर देंगे। ये नहीं कि हमें उसका पैसा अगर मई में जा करके मिला है, जब हमने उधार में माल दिया, तो सीधी सी बात है वो जो माल ले करके गया है वो तुरंत तो देगा नहीं कैश, वो तो फिर कैश सेल्स में आ जाता है। क्रेडिट सेल है यानी कि वो बाद में पैसा देगा। अगर उसने बाद में 2 महीने बाद पैसे दिए हैं तो हम 2 महीने बाद रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमें जो है अब पैसा मिला है, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च, जब वो जो रेवेन्यू है वो ड्यू हो चुका है, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। जब जो है हमारा रेवेन्यू ड्यू हो जाता है, उसी मंथ में उसी डेट को हम लोग उसे अपने अकाउंटिंग में जो है रिकॉर्ड कर देते हैं, अकाउंटिंग में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट expenses incurred in an accounting period should match with revenues during that period. Means all expenses and revenues of an accounting period related to the year should be recorded whether they are received or not in the सेम ईयर, ठीक है। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है कुछ कुछ इसी की तरह है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी बिजनेस के जो, अगर हम एक करंट ईयर की बात कर लें, सपोज 2021 जो अभी चल रहा है, 2021 से लेके 2022 तक के जितने भी एक बिजनेस के खर्चे होंगे और जितने भी रेवेन्यूज होंगे वो उसी ईयर में रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं या आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि एक पर्टिकुलर ईयर के खर्चे भी और उसकी इनकम्स भी सारी उसी ईयर में रिकॉर्ड की जानी चाहिए, ना कि नेक्स्ट ईयर्स में उसे फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड द मैचिंग कॉन्सेप्ट। इससे ही हमें जो है एक ट्रू जो है पोजीशन पता चलेगी, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारे उस साल में कितने खर्चे हो रहे हैं, साथ ही उन खर्चों को करके हमें कितनी इनकम जनरेट हुई है उस पर्टिकुलर ईयर में। तभी इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम किस पोजीशन पे, हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे चल रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, देखिए ये क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल एंड रेलेवेंट फैक्ट्स concerning financial performance must be fully disclosed in the financial statement with their accompanying footnotes or additional information. For example, information regarding change in charging depreciation method, ठीक है। देखिए, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो है सारे मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें जो है डिस्क्लोज करनी चाहिए हमेशा। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं
तो एक अकाउंटेंट को ये चीज़ें ध्यान में रख के बनानी चाहिए स्टेटमेंट्स की, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें वो सारी रिकॉर्ड की जानी चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ जो है छिपाई जाए, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी। और साथ ही जो है अगर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं होंगी, लेकिन उसके नीचे फुटनोट्स हम डाल सकते हैं। फुटनोट्स होते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम उस लाइन को डाल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से की गई है या ये चीज़ हम इस तरीके से बिजनेस ने अडॉप्ट की है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ दिया था कि हमें अगर सपोज हमने लास्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन मेथड मैं ले लेती हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड हमने यूज़ किया था अपने असेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए। जो मेथड यूज़ किया गया था वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया था। लेकिन इस साल 2021 से 22 के साल अगर हम जो है उस मेथड को चेंज करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं अपने असेट्स को WDV मेथड से, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, देन वी विल हैव टू मेंशन दैट, ठीक है। अकाउंटेंट को वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2022 में बनेंगे, दैट इज 2022 में जब बनेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे फुटनोट्स में डालना पड़ेगा कि हमने जो है अपना जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं उस मेथड को हमने चेंज किया है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है फुल डिस्क्लोजर, नाम से पता चल रहा है पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, यानी छिपा नहीं सकते आप। आपने क्या चीज़ें की हैं अडॉप्ट, वो सारी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ फुटनोट्स के थ्रू हमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको पता चले कि जो है बिजनेस में क्या चल रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। Accounting principles once selected and adopted should be applied constantly year after year to make the financial statements comparable. For example, methods of charging depreciation. देखिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नाम से पता चल रहा है कॉन्सिस्टेंट होना, मतलब एक तरीके से अगर आपने बिजनेस ने कोई भी चीज़ अडॉप्ट की है, कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट की है, तो आप उसको ईयर आफ्टर ईयर तक यूज़ करें, मतलब सालों साल यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज जो है अपने असेट्स को डेप्रिशिएट किया है स्ट्रेट लाइन मेथड से, नेक्स्ट ईयर आपने किया रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, फिर उसके थर्ड ईयर आपने यूज़ किया फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर एक बिजनेस को कोई भी अगर आपने एक्टिविटी या फिर कोई भी प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट की है तो वो ईयर आफ्टर ईयर तक ले जानी चाहिए। मींस अगर आज मेरा बिजनेस स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा है तो एटलीस्ट आप 8-10 साल 15 साल उसको उसी मेथड को यूज़ कीजिए टू डेप्रिशिएट योर असेट्स, ओके। हाँ, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी रीज़न है तभी हमें चेंज करना चाहिए किसी भी पॉलिसी को, वरना हमें उसे जो है आगे तक ले जाना चाहिए ताकि हम अपने अकाउंट्स को जो है कंपेयर कर सकें कि हमें लास्ट ईयर ये प्रॉफिट हुआ है सपोज 50,000 का और इस साल 60,000 60,000 हुआ है, तो जो है कंपेयर करना इजी होगा। लेकिन अगर हम पहले कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं, अब कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आएगा ही आएगा। लेकिन हम सेम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं और तब अगर हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आता है तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि हमें जो है ये वाला रूल फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until realized, but all losses, even those which may have remote possibility, it is based on the policy of playing safe. For example, valuing closing stock at cost or market value which is lower, creating provision for doubtful debts, discount on debtors, etc. देखिए ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाने नहीं, मतलब रिकॉर्ड तभी करने चाहिए जब वो रियलाइज हो जाए। रियलाइज मतलब ड्यू हो जाए, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। प्रीवियस वीडियो में क्यों, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इस कॉन्सेप्ट में हमने बताया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाले में, जैसे ही हमारे प्रॉफिट्स या जैसे ही हमारी जो रेवेन्यू है वो ड्यू हो जाता है तभी हम रिकॉर्ड करते हैं, उससे पहले कोई भी रेवेन्यू ड्यू जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हमें पता है, मान लीजिए हमसे कोई कस्टमर कह के चला गया, सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, किसी कस्टमर ने कहा कि मैं भाई 5 दिन बाद आपसे 20,000 का माल ले जाऊंगा, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दें कि हाँ भाई 5 दिन बाद हमें ये इनकम मिलने वाली है। नहीं, जब वो इनकम हमें मिलेगी, जब वो जो है ड्यू हो जाएगी, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ड्यू का मतलब
कंफर्म हो जाएगी कि हमें मिलेगी ही मिलेगी, तब हम उसको जो है रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है कि प्रॉफिट तभी जो है हमें रिकॉर्ड करने चाहिए जब वो रियलाइज हो जाए, लेकिन जितने भी सारे लॉसेज हैं इसके अपोजिट में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी लॉसेज हैं वो हम जो है पहले से पहले हम उसको जो है क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं। हमें अगर लग रहा है कि यार हो सकता है हमारा ये खर्चा हो जाएगा आगे आने वाले फ्यूचर में, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि रिजर्व भी बना के चलते हैं, फिर हम उसको कह सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी बनाते हैं हम लोग। जैसे कि क्या होता है कि हमें लग रहा है कि यार हमसे किसी ने माल ले लिया 20,000 का, अब हो सकता है वो 20,000 का माल तो हमसे लेके चला गया, लेकिन हो सकता है वो उसमें से 15,000 ही मुझे दे, 5,000 मुझे ना दे, हमें ऐसा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन बना के चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ताकि हम उसे आगे रिकवर कर सकें अपने आने वाले लॉस को। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है डील करता है इन सारी आने वाली जो है सिचुएशंस से, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, मीन्स ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें हमें ये फील होता है कि हाँ हम सेफली अपने बिजनेस को रन करा रहे हैं। अगर हम कोई भी प्रोविजन या रिजर्व बना के रखते हैं, कुछ बचा करके रखते हैं आगे आने वाले लॉसेस के लिए, तो हम लोग कैसे प्लेइंग सेफ यानी कि सेफली उस अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें वो रियलाइज हो जाएगा यानी कि ड्यू हो जाएगा, ठीक। तो ये था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखिए ये क्या कहता है, मीन्स अकाउंटिंग शुड डिस्क्लोज और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल फैक्ट्स, दैट इज द थिंग्स दैट कैन इम्पैक्ट अ फर्म हाईली वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, so that the users of info like customers or investors may take decisions accordingly. For example, money spent on creation of additional capacity of a theater would be a material fact as it is going to increase the future earning capacity of the firm. देखिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग करते टाइम हमें जो है सारी जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, मटेरियल फैक्ट्स हैं, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स होते हैं वो चीज़ें जो हमारे बिजनेस को हाईली इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि सपोज मैंने जो है अपने बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाया, अपना कोई थिएटर है उसको बनवा लेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ अ थिएटर, थिएटर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैंने उसमें कुछ पैसा लगाया है, तो उससे क्या होगा, मेरा जो अर्निंग कैपेसिटी होगी फ्यूचर में वो बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये जो है मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को मुझे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना होगा, ठीक। यानी कि फुटनोट्स के थ्रू मैं इसको भी बताऊंगी कि हाँ मैंने इतना पैसा यहाँ पर लगाया है जिससे मेरा प्रॉफिट आगे बढ़ने वाला है, और इस ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उन्हें जो है और अच्छे से एक पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ इस बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आगे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने वाला है, ठीक। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सारी जो है रेलेवेंट या फिर मटेरियल जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स हो गए जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, हाईली इम्पैक्ट करते हैं। हाँ अगर छोटे मोटे खर्चे आपने कोई किए हैं तो उन्हें आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेंसिल इरेजर खरीदी हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे किसी भी इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर बतानी चाहिए जो आगे किसी के लिए यूज़फुल हो सकती हैं और साथ ही हमारे लिए भी यूज़फुल हो सकती हैं, ठीक। Now the next and last concept of this video is objectivity concept, which says accounting transaction should be recorded in a manner so that it is free from bias of accountants and others. ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी अकाउंटिंग की जानी चाहिए वो जो है इस तरीके से रिकॉर्ड होनी चाहिए कि वो फ्री फ्रॉम बाइज ऑफ अकाउंटेंट्स, मतलब कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट अपनी मनमर्जी उसमें ना चला पाए कि 10,000 का खर्चा हुआ है तो उसने 15,000 लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अकाउंटिंग की जानी चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स ऑफ सेल और परचेज ऑफ एनी आइटम, इनवॉइसेस, सेल्स बिल, कैश मेमो एट्सेट्रा। और देखिए अकाउंटेंट जो है ऐसा ना करे, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए कि सारे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए थ्रू वाउचर्स और वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। मतलब
अगर हमारे पास इनवॉइस है, सेल्स बिल है, तो उस सेल्स बिल के अकॉर्डिंग ही हमें जो है अकाउंटेंट को अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। वो अपनी मनमर्जी उसमें नहीं चला सकता, उसे कैश मेमो देख करके ही उसमें फिल करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ से इतना कैश गया है या इतना कैश आया है, ठीक है। यानी बिल्स के थ्रू ही अकाउंटिंग की जानी चाहिए, कोई भी मनमर्जी किसी की भी नहीं चलनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये थे आज के रिमेनिंग 7 कॉन्सेप्ट जो कि मैंने वीडियो या फिर कह सकते हैं पार्ट 2 में आपको बताए हैं। और जो पहले 1 to 6 जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थे आज के बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर कॉन्सेप्ट या फिर हम कह सकते हैं रूल्स, जिन्हें फॉलो करके अकाउंटिंग की जाती है, जिन्हें माइंड में रख के अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।